Hello, welcome back all of you. My name is Pachi Soni. I'm from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 12th NCERT Geography, India, People and Economy. And in this part of the book, we have already finished the first 4 chapters of this book. So if you are new to this series, I would request you to please go through the previous videos and then come for this one. You can still continue from here, but you will still have to make a reference to the other videos. And in this series we are studying chapter number 5. Again, we have already completed 2 videos on this chapter, so even if you want to start with this chapter or understand this chapter holistically, please go through the previous parts of this video. Today we would be talking about types of farming. In the previous classes we talked about different kinds of agricultural lands and what are the uses they are put to. मतलब कौन से ऐसे अलग अलग ज़मीन होती है, खाली बंजर ज़मीन, खेती वाली ज़मीन जहाँ पे बिल्डिंग्स बनती है, तो इस तरह के हमने बहुत सारे लैंड की बात करी है. एंड देन वी टॉक कि ये जो एग्रीकल्चर होता है उसमें क्या क्या किया जाता है, क्या क्या हमने चेंजेस देखे 1960 61 से 2008 2009 में किस तरह के चेंजेस आए, भी हमने उसको एनालाइज किया. हमने खारिफ, राबी, ज़ैद तीनों सीजन्स के बारे में पढ़ा था कल की वीडियो में. टुडे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, की फार्मिंग कितने तरीके की होती है. तो मॉइस्चर की बेसिस पे, मॉइस्चर सोर्स ऑफ मॉइस्चर यानी कि पानी, नमी के बेसिस पे सोर्स की पानी आ कहाँ से रहा है, वो जो मॉइस्चर मिल रहा है वो किस तरह से आ रहा है. तो 2 तरीके होंगे, या तो आप पानी डालोगे या फिर वो पानी बारिश से आएगा. तो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ मॉइस्चर, पानी मिलने के सोर्स के बेसिस पे दो तरीके से डिवाइडेड होता है. एक इरिगेटेड और एक रेन फेड. इरिगेटेड मतलब जब आपने खुद ने पानी डाला, और रेन फेड मतलब बारिश के पानी की वजह से वहाँ पे बारिश हुई और फिर इरिगेशन हुआ. तो डिफरेंस है इरिगेटेड फार्मिंग में और उसके ऑब्जेक्टिव में भी. यानी कि ये कहना क्या चाहते हैं कि इरिगेटेड फार्मिंग एक तो अलग भी होती है और उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी डिफरेंट होता है. विच मीन्स दैट तब दो सिनेरियोज हो सकते हैं. या तो आप प्रोटेक्टिव इरिगेशन कर सकते हो या आप प्रोडक्टिव इरिगेशन कर सकते हो. जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिव इरिगेशन, यानी कि अगर आप प्रोटेक्टिव इरिगेशन कर रहे हो तो इस केस में क्या कर रहे हो, आप अपने क्रॉप्स को बचा रहे हो कि उसका जो मॉइस्चर है, सॉइल में मॉइस्चर की कमी के कारण आपकी क्रॉप जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए. रिपीटिंग, सॉइल में मॉइस्चर की कमी के कारण आपकी जो क्रॉप है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए. इसीलिए आप उसमें इरिगेशन कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, ताकि जो मॉइस्चर की डेफिशिएंसी है, जो मॉइस्चर की कमी है, वो आपकी खेती को, आपकी क्रॉप को ख़राब ना करे. सो ये एक तरीके से सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ वाटर होता है. सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ वाटर का मतलब कि आप पानी आप पानी प्रोवाइड कर रहे हो ओवर एंड अबव द रेनफॉल. यानी कि रेनफॉल तो होता ही है, ये उसके ऊपर का सोर्स है. रेनफॉल के अलावा दिस इज दी सप्लीमेंट्री क्या होता है, किसी एक चीज़ के साथ में आना. तो आपने पानी, बारिश से भी पानी आ रहा है और आपने भी पानी दे दिया ताकि कमी ना हो. तो स्ट्रैटेजी तो इस काइंड की इरिगेशन में होती है. ये इसलिए होती है कि जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल एरिया है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाए. जो प्रोडक्टिव इरिगेशन होती है उसका जो मेन फोकस होता है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हाई प्रोडक्टिविटी होता है, अचीव हाई प्रोडक्टिविटी. इस केसेस में जो वाटर है वो इनपुट की तरह यूज़ किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा पानी कैसे प्रोवाइड किया जाए. यानी कि कभी आपकी ज़मीन में पानी की कमी होती है और तब आप अगर उसको दे रहे हो तो उसको हम प्रोटेक्टिव कहते हैं. और जब आप वो पानी को जैसे राइस ग्रो कर रहे हो आप, तो राइस को एक नॉर्मल मॉइस्चर की नहीं, ओवर मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, ओवर वाटर की ज़रूरत होती है. उस केस में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए पानी दे रहे हो, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिव इरिगेशन. ये तो था इरिगेटेड टाइप ऑफ फार्मिंग. दूसरी है रेनफेड फार्मिंग मतलब वो फार्मिंग जो सिर्फ बारिश के पानी के भरोसे टिकी होती है. तो ये जो रेनफेड फार्मिंग होती है ये भी 2 चीज़ों में डिवाइडेड है. ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग दी सीजन, मतलब जब आपने क्रॉप करो, जब आप एक्चुअली में अपनी खेती करने जा रहे हो, आप बीज बोने वाले हो, तब बारिश का कंडीशन क्या है उसके बेसिस पे 2 तरह की ज़मीन होती है. एक होता है ड्राई लैंड और एक होता है वेट लैंड. तो ये जो ड्राई लैंड फार्मिंग होती है ये उन रीजन्स में होती है जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल मतलब साल भर में जो रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है.
अब मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी कन्फ्यूज कि जो रेनफॉल है इसको सेंटीमीटर्स में कैसे नापा जाता है। इसका कुछ नहीं है, एक गड्ढा खोद दिया जाता है और देखा जाता है कि साल भर में उसमें कितना पानी भरा, तो उसको फिर सेंटीमीटर से मेजर करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि कितनी बारिश हो रही है। तो जनरली 75 सेंटीमीटर से कम जहाँ पे एनुअल रेनफॉल होती है उन एरियाज़ में ड्राई लैंड फार्मिंग होती है। ये क्रॉप्स जनरली थोड़ी हार्ड होती हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस, यानी कि इनको पानी नहीं भी मिलेगा तब भी ग्रो कर जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, गुड़ एक फूड फॉडर क्रॉप होती है। और एंड प्रैक्टिस वेरियस मेजर्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर। यहाँ पे हम सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है यहाँ पे कि जब भी बारिश हो उसका पानी ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर लिया जाए ताकि इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। जो वेटलैंड फार्मिंग होती है, द रेनफॉल इज इन एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट ड्यूरिंग रेनी सीजन। इस केस में जो वेटलैंड फार्मिंग होती है इन एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट, यानी कि सॉइल को रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके सॉइल में अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स है, मॉइस्चर है, उसके अलावा भी जब आप उसको पानी देते हो तो उसको हम वेटलैंड फार्मिंग बोलते हैं। जनरली रेनी सीजन में यहाँ पे बहुत पानी हो जाता है। ये रीजन्स फ्लड वाले होते हैं, देखो मॉइस्चर है ऑलरेडी, ऊपर से और पानी आ रहा है, तो जनरली ये कौन सी रीजन है जहाँ पे फ्लड की सिचुएशन होती है और सॉइल इरोजन मतलब क्या है, बहुत एक्सेस ऑफ वाटर से भी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इसी की वजह से यहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर, रेन वाटर की वजह से और ऑलरेडी जो मॉइस्चर एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। दीज एरियाज ग्रो वेरियस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स सच एज राइस, जूट, शुगर केन एंड प्रैक्टिस एक्वाकल्चर इन दी फ्रेश वाटर बॉडीज। ये जो एरियाज होते हैं ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, यानी कि वो क्रॉप्स जिनको बहुत सारा पानी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली है ना, नेचुरल पानी भी है और बारिश से भी आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स ग्रो करना बेनिफिशियल रहेगा, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे कि राइस हो गई, जूट हो गई, शुगर केन हो गया, और एक्वाकल्चर कर सकते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज़। फिर बात करेंगे हम कुछ फूड ग्रेन्स की अलग अलग क्या क्या उनको क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं। जैसे अभी हमने बात करी कि ड्राई लैंड में कैसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, वेट लैंड में कैसी उगाई जाती हैं, ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं जो प्रोटेक्टिव इरीगेशन किया जाता है, प्रोडक्टिव इरीगेशन किया जाता है। सो नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दीज क्रॉप्स इन डिटेल। अलग अलग क्रॉप फूड ग्रेन्स के बारे में हम देखेंगे। तो जो फूड ग्रेन्स हैं क्लियरली इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे लोगों के लिए, लोगों का पेट भरने के लिए, और हमारी ज़मीन का 2/3 हिस्सा यानी कि 2/3 ऑफ द पार्ट ऑफ आर कंट्री टोटल इसमें हम फूड ग्रेन्स ही ग्रो करते हैं। फूड ग्रेन्स हमारी कंट्री की डोमिनेंट क्रॉप्स हैं ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द कंट्री, चाहे वो सब्सिस्टेंस यानी कि आपने अपने पेट भरने के लिए करी हो या फिर फॉर कमर्शियल पर्पज़, चाहे आपने सेल के पर्पज़ से करी हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनती है आपकी। स्ट्रक्चर ऑफ गेन के बेसिस पे हमने फूड ग्रेन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो सीरियल्स होते हैं और एक पल्सेस होती हैं। सीरियल्स आपकी राइस, वीट, ये आपके सीरियल्स होते हैं, राइस, वीट, बाजरा, ज्वार, मेज़, और सीरियल्स आपके ग्राम, अरहर, ये सारे आपके दालें जो होती हैं वो आपकी पल्सेस होती हैं। तो सीरियल्स जो हैं 54% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया, अगर हम सीरियल्स की बात करें तो हमारी कंट्री का 54% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया, यानी कि अगर आपने 100% एरिया में खेती बाड़ी करी हुई है तो उसमें से 50% एरिया आपका सीरियल्स ग्रो होता है। कंट्री में हम 11% सीरियल्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की 11%, वर्ल्ड की 11% ऑफ सीरियल्स इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एंड इंडिया रैंक्स 3rd इन सीरियल प्रोडक्शन आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज यूएसए एंड थर्ड इज इंडिया। इस चीज़ में ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लैंड का भी फैक्टर है, यूएसए हमसे बड़ा है, चाइना हमसे लैंड में बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई ना हमसे, बट स्टिल वी आर ऑन नंबर 3। इंडिया प्रोड्यूसेस अ वेराइटी ऑफ सीरियल्स, हम काफ़ी अलग अलग तरह की सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम फाइन ग्रेन्स जैसे कि राइस और वीट, और कोर्स ग्रेन थोड़ी जो हार्ड क्रॉप्स होती हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, मेज़, रागी, इनको भी प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम राइस की बात करेंगे। ऑल ऑफ अस नो दैट आप चाहे नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, चाहे साउथ इंडिया में चले जाओ, चाहे कहीं भी, चाहे आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में चले जाओ, वेस्टर्न पार्ट्स में चले जाओ, राइस इज समथिंग एवरीबडी ईट्स। साउथ में लोग बहुत ज़्यादा रोटी नहीं खाते हैं, वीट कंजम्पशन ज़्यादा नहीं है, बट दे ईट राइस।
एकदम नॉर्थ में आप चले जाओगे, लद्दाख वगैरह, वो भी राइस खाते हैं। तो राइस इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप फॉर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया। मतलब नॉट जस्ट सब खा रहे हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द स्टेपल, बहुत इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के लिए। दो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज, जनरली उसको ट्रॉपिकल क्रॉप माना जाता है। अब आपको ट्रॉपिकल क्या है, टेम्परेट क्या है, तो जो इंडिया है वो डिवाइडेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो उसके नीचे का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना भी एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ऊपर टेम्परेट जोन तक जितना भी एरिया होता है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। फिर ऊपर पोलर जोन, ऐसे करके आपका चलता है, टुंड्रा रीजन, इस तरह से। सो हम इंडिया जो है आधा ट्रॉपिकल जोन में आता है और आधा टेम्परेट जोन में आता है। तो ऑल्दो ये बोल रहे हैं कि जो राइस है ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्रॉप है, यानी कि इसके लिए आपको गर्मी, ट्रॉपिकल एरिया में गर्मी होती है तो प्रोलॉन्ग सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है, और ह्यूमिडिटी की भी, आपको हाई ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। करीब 3000 वैरायटी ऑफ राइस ग्रो होते हैं इंडिया में, डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स में, इंडिया में नहीं, थ्रू आउट दी वर्ल्ड में। दीज आर जनरली सी लेवल से, आपके सी लेवल के बिल्कुल सी लेवल से लेकर 2000 मीटर एल्टीट्यूड तक भी आप इनको ग्रो कर सकते हो। ह्यूमिड एरियाज इन ईस्टर्न इंडिया, यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर से लेकर टू ड्राई बट इरीगेटेड एरियाज। ड्राई हैं, नेचुरली ये एरियाज ड्राई हैं, बट यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, पानी वानी आपने खुद दे दिया है। जैसे कि वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, सदर्न स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो अलाउ करती हैं कि हम राइस ग्रो कर लें कम से कम। और सिर्फ राइस नहीं, तीन तरह के राइस आप एक ही साल में यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। जो वेस्ट बंगाल के फार्मर्स हैं, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कम्स इन MCQs फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। सो जो वेस्ट बंगाल के फार्मर्स हैं वो 3 क्रॉप्स ऑफ राइस ग्रो करते हैं, मतलब 3 टाइप्स ऑफ राइस ग्रो करते हैं, जिसको हम ऑस, AUS, ऑस, अमन, AMAN, अमन, एंड बोरो, 3 तरह की वैरायटी, ऑस, अमन और बोरो, 3 तरह की वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे ग्रो करी जाती हैं। बट हिमालयाज और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में इट इज़ ग्रोन एज अ खारिफ क्रॉप ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। पर हिमालयाज और नॉर्थ वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ये जनरली खारिफ क्रॉप मानी जाती है, यानी कि जब बारिश होगी तभी, साउथ वेस्ट मानसून जब आएगा, बारिश होगी तभी इसको ग्रो किया जाता है। अदरवाइज ये थ्रू आउट द ईयर ग्रो नहीं होती है, क्योंकि नेचुरली हिमालयाज में पानी बहुत है, रिवर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, बट ठंडा, बहुत ठंडा इलाका है, और राइस को 21 डिग्री से अराउंड 37 डिग्री ह्यूमिड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, चिपचिपाहट, मॉइस्चर वाले टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो हिमालयाज और ड्राई एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। इंडिया में 21.2 यानी कि 21.2% जो है राइस का प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड का 21% राइस हम प्रोड्यूस करते हैं, और हम इंडिया के सेकेंड ऑफ चाइना, मतलब सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है और हम सेकेंड नंबर पे करते हैं। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया, यानी कि 1/4 हिस्सा हमारी कंट्री का राइस कल्टीवेशन के अंडर आता है। वेस्ट बंगाल, याद रखिए, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं राइस के। 2015-16 में पंजाब, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश तीनों लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस थे। द यील्ड लेवल ऑफ राइस इज़ वेरी हाई इन पंजाब। यील्ड का मतलब अगर आपने इस ज़मीन पर अगर आपने खेती करी है तो इससे कितनी वैरायटी निकल रही है। तो यही ज़मीन उत्तर प्रदेश में अगर 20 किलो चावल निकल रहे हैं तो पंजाब और तमिलनाडु में यहाँ से 30 किलो चावल निकलेंगे। तो यील्ड क्या होती है, आपने उसी ज़मीन में से कितना ग्रो किया। तो इसकी जो यील्ड है वो पंजाब में, फिर फॉलोड बाय तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और केरला में काफ़ी हाई है। फर्स्ट 4 स्टेट्स में इंटायर लैंड, यानी कि आपका पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश राइस कल्टीवेशन से सब इरीगेटेड होता है, मतलब यहाँ पे नेचुरली पानी नहीं है, इसको लोग इरीगेट कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा ट्रेडिशनल राइस ग्रोइंग एरियाज नहीं है, यानी कि शुरू से अभी हमने देखा ना, राइस एक ह्यूमिड क्रॉप है। हरियाणा, पंजाब और ऊपर पड़ गया, गर्मी होती है यहाँ पर, और हर तरह का सीज़न एक्सपीरियंस करता है पंजाब हरियाणा। एक्सट्रीम विंटर से लेके एक्सट्रीम समर तक का सीज़न एक्सपीरियंस करता है।
तो जनरल सी बात है कि ये ट्रेडिशनल क्रॉप्स तो नहीं है यहाँ की, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा से यहाँ पे ग्रो करी जाती थी। इंडिया राइस कल्टीवेशन इन द इरीगेटेड एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा, ये कब शुरू हुआ? 1970s के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे इरीगेशन की फैसिलिटीज़, हाई यील्डिंग वैरायटी, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई, जिसके बाद यहाँ पे राइस का ग्रो होना इंक्रीज हुआ। तो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड, अभी जेनेटिकली क्या होता है, जो डीएनए होता है ना, हर चीज़ का डीएनए होता है, तो उनके डीएनए में कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, म्यूटेशंस कर दिए जाते हैं, ताकि उन पर किसी भी कीड़े का असर ना हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए, यानी कि पेस्ट उस पर जो पेस्ट हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो उस पर इफेक्ट ना कर पाएँ, ज़्यादा उनको पानी की ज़रूरत ना हो, तो उनको पेस्टिसाइड्स, लोअर लेवल ऑफ सस्पेक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स टू पेस्ट ड्यू टू ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह, गर्मी के कारण कीड़े मकोड़े। आपने पहले भी, अगर आपको पता हो तो, जो जनरली जितनी भी बीमारियां होती हैं वो गर्मी में ज़्यादा ब्रीड करती हैं, क्योंकि गर्मी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं कंपेयर्ड इन दी विंटर्स। तो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर यील्ड ऑफ राइस इन दिस रीजन। तो हाई यील्डिंग वेराइटी, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स एंड इरीगेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे राइस अच्छे से ग्रो कर पाया। द यील्ड ऑफ दिस क्रॉप इज़ वेरी लो इन रेनफेड एरियाज। रेनफेड एरियाज यानी कि वो एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम इसकी रेनफेड, यानी कि अगर आप सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट हो जाओगे इनको ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पे इतना अच्छा खास रिजल्ट नहीं मिलता है, जैसे कि आपका एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा। दिस वॉज अबाउट राइस। नेक्स्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट वीट। वीट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, पता है हमको। इंडिया में राइस के बाद सबसे ज़्यादा वीट उगाया जाता है। वर्ल्ड का 13.1% हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 13% वीट जो वर्ल्ड की है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। इट इज़ प्राइमरीली अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। राइस क्या थी? ट्रॉपिकल जोन की थी, ये टेम्परेट जोन की है। क्लियरली मतलब समझ आ गया, ये उगेगी ठंडे इलाके में, इसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत, कम टेम्परेचर की ज़रूरत है, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेट एरियाज़ में मतलब सर्दी में उगेगी ये क्रॉप। हैंस इसका जो कल्टीवेशन है वो विंटर में किया जाता है, यानी कि जो वीट है वो क्या है? राबी क्रॉप है। क्या है? राबी क्रॉप है। अबाउट 85% ऑफ जो टोटल एरिया इस क्रॉप के अंडर वो आपका नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन्स ऑफ द कंट्री में आता है। इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गए, मालवा प्लेट्यू, हिमालयाज, अबाउट 270 मीटर हाई लैटिट्यूड के बीच में, एल्टीट्यूड के बीच में। क्योंकि ये एक राबी क्रॉप है, जनरली इरीगेटेड कंडीशंस में ग्रो करी जाती है, मतलब आप खुद उस ज़मीन को पानी डालेंगे, बट ये रेन फेड भी है। हिमालयन हाईलैंड्स वगैरह में जब इसको ग्रो किया जाता है, मालवा प्लेट्यू में, तो ये रेन पे डिपेंडेंट होती है। लोग इसको, बारिश जैसे बोलते हैं ना, बारिश नहीं होगी तो गेहूँ ख़राब हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तब भी गेहूँ ख़राब हो जाती है, तो इसको बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं चाहिए, बहुत एक थोड़ा ड्राई स्पेल्स चाहिए होते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं बिन मौसम बारिश हो जाए तो गेहूँ ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए क्योंकि उसको बहुत एक्सेस ऑफ पानी की वजह से उसमें मॉइस्चर के कारण कीड़े लग जाते हैं और ख़राब हो जाती है। सो इसलिए ठंड में बारिश फार्मर्स बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सो अबाउट 14% ऑफ जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है कंट्री का वो वीट कल्टीवेशन, यानी कि अगर हमारा 100% में से जो 14% एरिया है, 14 भी नहीं, आप मान लो 100% में से 54% तो हम सीरियल्स उगा रहे हैं, उस 54 में से भी 14% एरिया हमारा टोटल जो है वीट प्रोडक्शन के लिए जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वीट के। जो यील्ड लेवल है बहुत हाई है, यानी कि 4000 किलो पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर ज़मीन से आप 4000 किलो गेहूँ निकाल सकते हो पंजाब हरियाणा जैसे रीजन्स में। यूपी, राजस्थान, बिहार में मॉडरेट यील्ड है, मान लो 2500 से 3000 के बीच में, और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में काफ़ी लो है, 1000 या फिर 1500 किलोग्राम पर हेक्टेयर। दिस वॉज अबाउट वीट। इसको टेक्निकली अगर देखा जाए तो बुकिश लैंग्वेज में 21 से 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, बट आजकल ये टेम्परेचर भी थोड़ा गर्म ही कंसिडर किया जाता है। इसको बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं, कि आप 8 डिग्री 10 डिग्री नहीं, आप मान लो 15 to 25 के बीच में ये क्रॉप ग्रो हो जाती है। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से थोड़े थोड़े वेरिएशंस हो रहे हैं, 15 डिग्री में भी कभी कभी आपको गर्मी लगने लगती है, सो दैट इज़ वाई दैट इज़ दी प्रॉब्लम।
सो बट क्रॉप को बहुत एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम गर्मी दोनों नहीं चाहिए होती है, वार्म टू कूल के बीच में इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट इज योर ज्वार। द कोर सीरियल्स टुगेदर ऑक्यूपाई अबाउट 16.50%। ये जो है टोटल 16.50% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया का आपका ज्वार उगाया जाता है। जो ज्वार और सोरगम है, नहीं टोटल कोर्स सीरियल्स, कोर्स राइस और व्हीट तो फाइन सीरियल्स थे, फाइन ग्रेन्स हैं, और कोर्स मतलब जो थोड़ी हार्ड होती हैं, ज्वार, बाजरा और मेज़। तो 54% में से 16.50% में कोर्स ग्रेन्स उगाई जाती हैं। इसमें से भी 5.3% पे तो ज्वार ही उगाई जाती है। तो मतलब आप मान लो 1/3 एरिया में आपकी ज्वार क्रॉप ग्रो हो रही है। ये मेन फ्रूट क्रॉप है, यानी कि सेमी एरिड एरियाज ऑफ सेंट्रल और साउदर्न इंडिया, वो इलाका जहाँ पे बारिश, सूखा जनरली बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, तो वहाँ पे ये ज्वार बहुत ज़्यादा खाते हैं। महाराष्ट्र में ही अलोन प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ज्वार। तो महाराष्ट्र ही एक ऐसी स्टेट है जो आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन तो ज्वार की, हमारी जो कंट्री में अगर मान लो 10 kg प्रोडक्शन हो रहा है तो 6 kg प्रोडक्शन तो महाराष्ट्र ही कर देता है। अदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ज्वार के कौन कौन है? कर्नाटका, MP, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और इट इज़ सोन इन बोथ। इम्पॉर्टेंट, ज्वार क्रॉप राबी और खारिफ दोनों सीजन्स में ग्रो करी जाती है सदर्न स्टेट्स में, बट ये नॉर्दर्न स्टेट्स में खारिफ क्रॉप है। तो आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि ये खारिफ क्रॉप है या राबी क्रॉप है, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि खारिफ क्रॉप इन नॉर्दर्न स्टेट्स लिखा है या सदर्न स्टेट्स लिखा है। तो सदर्न स्टेट में खारिफ राबी दोनों हैं, नॉर्दर्न स्टेट में खारिफ है। तो अगर आपसे ओवरव्यू पूछा जाए तो खारिफ क्रॉप हुई ना, मतलब खारिफ क्रॉप एज अ खारिफ क्रॉप साउथ में भी उग रही है और नॉर्थ में भी उग रही है। तो अगर जनरली आ जाए तो इट इज़ अ खारिफ। वेयर इट इज़ मोस्टली ग्रोन एज अ फॉडर क्रॉप। नॉर्दर्न इंडिया में जनरली आप ज्वार फॉडर क्रॉप की तरह ग्रो करते हो। साउथ ऑफ विंध्याचल, विंध्याचल जो माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं, विंध्याचल, सतपुरा, उनके नीचे जो भी है, उसके नीचे जहाँ भी ज्वार उगाई जाती है, वहाँ पे जो यील्ड है यानी कि जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट बाजरा। ये हॉट और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि एक तो गर्मी और बारिश नहीं होनी चाहिए, उन जगहों पे आपकी बाजरा उगाई जाती है। नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि राजस्थान, गुजरात वाला एरिया, और वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न हो गया राजस्थान और वेस्टर्न हो गया आपका गुजरात वाले पार्ट में उगाई जाती है, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। हार्डी क्रॉप है, जो कि ड्राई स्पेल्स यानी कि सूखा पड़ जाए तब भी ग्रो होती है, ड्रॉट पड़ेगा तब भी ग्रो हो जाएगी। ये कल्टिवेटेड अलोन एज वेल एज, इसको आप अकेला भी चाहो तो अकेला बाजरा भी उगा सकते हो या फिर मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हो, किसी और क्रॉप के साथ भी ग्रो कर सकते हो। 5.2% ऑफ द टोटल यानी कि 16.50 का 5.3% ज्वार और 5.2% बाजरा प्रोड्यूस करता है। जो बाजरा की जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं वो हैं आपकी महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान और हरियाणा। उसने पहले ही बोल दिया आपको नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में होती है, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा तो पता ही चल गया, और इसमें साथ साथ यूपी भी है। बीइंग अ रेन फेड क्रॉप, रेन फेड क्रॉप यानी कि रेन पे डिपेंडेंट होती है। जो इसकी यील्ड होती है, जो इसकी अमाउंट ऑफ रिजल्ट है, बनता है ना, इस ज़मीन पर आप कितना ग्रो कर सकते हो, 10 किलो 15 किलो, उसको हम यील्ड बोलते हैं। इसकी जो यील्ड होती है वो रिलेटिवली लो होती है। रिसेंट टाइम में इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि हमने ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटीज़ और इसका इरिगेशन भी कर रहे हैं। बाजरा की रोटी एंड ऑल दीज थिंग लोग आजकल प्रमोट भी करने लग गए हैं कि ये इनको पचाना आसान है, इनको खाना चाहिए, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह स्ट्रॉन्ग होता है। सो इसलिए बाजरा का धीरे धीरे प्रोडक्शन इंक्रीज़ भी हो। नेक्स्ट इज योर मेज़। मेज़ एक फूड एज वेल एज फॉडर क्रॉप, यानी कि लोग इसको खाते भी हैं और अपने गाय भैंस के लिए भी इसको ग्रो करते हैं। सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन यानी सूखा, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, उस एरिया में ग्रो करी जाती है। इन्फीरियर सॉइल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं भी हो तब भी मेज़ ग्रो हो जाती है। दिस क्रॉप ऑक्यूपाइज ओनली अबाउट 3.6%। तो सीरियल जो कोर्स ग्रेन्स हैं उसका जो 3.6% है, इंडिया में सिर्फ उतने ही एरिया में आपकी मेज़ ग्रो करी जाती है। कोई इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं है, कहीं भी जहाँ मन करे ग्रो कर लो, एक्सेप्ट पंजाब एंड ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। तो पंजाब में ईस्टर्न रीजन यानी कि वेस्ट बंगाल, सिक्किम आपका, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन असम, AP, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, इन सारी जगहों में ग्रो नहीं होती है।
तो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो आपकी पहले नंबर पे कर्नाटका, एमपी, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। अब देखो किस तरह से जो वेस्टर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो इसका पार्ट नहीं है। यील्ड लेवल हायर है कंपेयर टू ज्वार और बाजरा, मतलब अगर आप मेज़ ग्रो कर रहे हो तो क्योंकि इसने बोला ना कि इन्फीरियर सॉइल, आपकी मिट्टी कैसी भी हो ये ग्रो कर जाती है, तो जनरली इसका जो रिजल्ट आता है, आउटपुट होता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इसका जो ग्रोथ है वो सर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा है और सेंट्रल पार्ट्स में आते आते थोड़ा जो यील्ड है वो कम होती रहती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम पल्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ग्राम, तूर दाल, फिर ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट होता है इन क्रॉप्स के बारे में जानने के लिए, बिकॉज MCQ में सीधे सीधे आपसे ऐसे फीचर्स पूछ ले जाते हैं कि आइडेंटिफाई दी क्रॉप। सो पहला पॉइंट दे देंगे कि ये हॉट और ड्राई क्लाइमेट रीजन्स में ग्रो करती है। दूसरा पॉइंट 5.2% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया है इसका, और लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं इसके महाराष्ट्र, वेस्टर्न और ड्राई स्पेल्स और ड्रॉट रेजिस्टेंस होती है। तो ये कौन सी क्रॉप है पता करो, तो इससे आपको इसके फीचर्स 3-4 फीचर, कौन से सीज़न में कौन से एरिया में क्रॉप होती है, कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न है, राबी है, खारिफ है, और पानी की कितनी ज़रूरत होती है, कौन से पानी पे डिपेंडेंट है, लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऐसी कौन सी पहली दूसरी स्टेट जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको सारे क्रॉप्स के बारे में जानना ज़रूरी है। So that's it for today. Thank you for joining. If you like the session, please hit the like button, do subscribe the channel, and leave your comments, compliments and suggestions in the comment section. Thank you and have a nice day.